फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल को बोला जाता है। तो उनके बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे। ग्रेगर मेंडल प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने मटर के पौधों में गुणों अथवा लक्षणों का जनकों से संतान में प्रवाह को प्रदर्शित किया। जन्म उनका जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया के मारविया नाम के छोटे से गांव सिलिसिया में हुआ। कृषक परिवार में पैदा होने की वजह से इनकी पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं हो सकी, इसलिए स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद इन्हें अगस्टिनियन मोनेस्ट्री जो एक मठ का नाम है से जुड़ना पड़ा। 2 वर्ष तक वियना विश्वविद्यालय में अध्ययन के बाद ये मोनेस्ट्री में उपप्राध्यापक या उसे ही पादरी कहते हैं बनाए गए। यह मोनेस्ट्री ऑस्ट्रिया के बर्न नामक स्थान में स्थित था। यहाँ उन्होंने 14 साल तक मटर के पौधों पर कार्य किया और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने लगभग 10,000 बार मटर के दानों पर प्रयोग किया। प्रयोगों के परिणाम को उन्होंने 1865 ईस्वी में बर्न की एक प्राकृतिक विज्ञान की संस्था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बर्न के सामने रखा। संस्था द्वारा ये परिणाम पादप संकरणों के प्रयोग नामक शोध पत्र में प्रकाशित किया गया। दुर्भाग्यवश मेंडल को वह श्रेय नहीं मिल सका जिसके वे हकदार थे, और उसका कारण उस समय डार्विन का सिद्धांत का प्रचलन अधिक था। यह है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के दाने को ही क्यों चुना। तो अब देखते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के दानों को क्यों चुना। पहला, मटर के पौधे को आसानी से उगाया जा सकता है और रखरखाव किया जा सकता है। वे स्वाभाविक रूप से स्वपरागण कर रहे, लेकिन उन्हें परपरागण भी किया जा सकता है। मतलब वे जो मटर के दाने हैं वे स्वपरागित होते हैं, लेकिन उन्हें परपरागित भी किया जा सकता है। यह एक वार्षिक पौधा है, इसलिए कम समय में ही कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। मतलब यह एक वार्षिक पौधा है और ये कम समय में ही इसके कई जनरेशन्स का अध्ययन किया जा सकता है। इसमें कई विरोधाभासी पात्र हैं। मेंडल ने वंशानुक्रम के नियमों को निर्धारित करने के लिए 2 मुख्य प्रयोग किए। पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा होता है डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है। इसमें मेंडल ने विपरीत गुणों वाले 2 मटर के पौधों, एक छोटा और एक लंबा लिया। इन्होंने पाया कि F1 जनरेशन की जो संतानें हैं वे लंबी प्राप्त हुई। इसमें वही बताया गया है उदाहरण में कि मटर के लंबे कैपिटल टी एवं बौने पौधों के स्मॉल टी के बीच क्रॉस को जो होते हैं, जो इन दोनों के बीच जो क्रॉस होते हैं उनको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। दूसरा है डाइहाइब्रिड क्रॉस। किसी क्रॉस में यदि 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है और इनका अध्ययन एक साथ किया जाता है तो उसे डाइहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। एग्जाम्पल, मटर के गोल एवं पीले तथा झुर्रीदार एवं हरे बीज वाले पौधे के मध्य संकरण इसका एक एग्जाम्पल है। तो ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक एग्जाम्पल, और यह है डाइहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल के प्रयोगों का निष्कर्ष। तो देखते हैं मेंडल ने जो प्रयोग किए उसमें क्या निष्कर्ष निकले। तो पहला है पौधे की आनुवंशिक संरचना को जीनोटाइप के रूप में जाना जाता है। मतलब उसकी जो आनुवंशिक संरचना होती है वह जीनोटाइप कहलाती है। इसके विपरीत पौधे की भौतिक उपस्थिति को जीनोटाइप के रूप में जाना जाता है। जीन माता पिता से संतानों में जोड़े में स्थानांतरित होते हैं, जिन्हें एलील कहा जाता है। तीसरा,
युग्मक जनन के दौरान जब गुणसूत्र आधे हो जाते हैं तो दो एलील में से एक के दूसरे माता पिता के युग्मक के एलील के साथ जुड़ने की 50% संभावनाएं होती हैं। फिर फोर्थ है, जब एलील समान होते हैं तो उन्हें समयुग्मक एलील के रूप में जाना जाता है, और जब एलील भिन्न होते हैं तो उन्हें विषम युग्मजी एलील के रूप में जाना जाता है। तो इस टाइम पे क्या हुआ, मेंडल ने कई सारे प्रयोग किए और उन्होंने इसी प्रयोगों के आधार पर 3 नियम दिए। पहला है प्रभुत्व का नियम, जिसे लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। दूसरा पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन बोलते हैं। स्वतंत्र अपयूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फर्स्ट, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षणों वाले जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 जनरेशन के पौधों में केवल जनक के समान ही लक्षण दिखाई देते हैं। इस लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं। दूसरी ओर जो इस लक्षण का दूसरा रूप बिल्कुल नहीं दिखाई देता है तो उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। उदाहरण, लंबे तथा बौने पौधों के बीच संकरण कराने पर F1 जनरेशन में लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। फिर दूसरा है लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। पृथक्करण का नियम कहता है कि युग्मकों के उत्पादन के दौरान प्रत्येक वंशागत कारक की 2 प्रतियां अलग हो जाती हैं ताकि संतान प्रत्येक माता पिता से एक कारक प्राप्त कर सके। दूसरे शब्दों में एलील जोड़े युग्मक के निर्माण के दौरान अलग हो जाते हैं और निषेचन के दौरान यादृच्छिक रूप से पुनः एकजुट हो जाते हैं। इसे मेंडल का तीसरा नियम भी कहा जाता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब किसी जनक से 2 या 2 से अधिक लक्षणों की वंशागति होती है तो उनके कारक ऐसा व्यवहार करते हैं मानो उनके बीच कोई संबंध नहीं हो, अर्थात वे एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र हों, अर्थात कोई भी लक्षण किसी दूसरे लक्षण पर आधारित नहीं होता है। ये स्वतंत्र रूप से अपना गुण प्रकट कर सकते हैं। वंशागतिकी की अन्य पद्धतियाँ, मतलब इनमें पहला है अपूर्ण प्रभाविता। 2 विपरीत लक्षणों वाले जनकों के बीच जब संकरण कराया जाता है तो F1 जनरेशन के संतति में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता है, अप्रभावी लक्षण नहीं दिखाई देता है। इसके अपवाद ड्रैगन फ्लावर, 4 o'clock, मिराबिलिस, जलापा आदि पौधों में ऐसा पाया गया है कि 2 विपरीत लक्षणों वाले जनकों के बीच संकरण के फलस्वरूप नए लक्षण वाले F1 जनरेशन के पौधों का विकास होता है। दूसरा है कोडोमिनेंस या सहप्रभाविता। इसमें एक जोड़ी विपरीत लक्षण प्रभावी तथा अप्रभावी के रूप में नहीं रहते, बल्कि दोनों ही अपने प्रभाव F1 जनरेशन में अभिव्यक्त करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे हम रेड कैटल और वाइट कैटल का हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो हमें चितकबरा रंग का F1 जनरेशन में चितकबरा रंग का कैटल प्राप्त होगा। फिर थर्ड है बहुप्रभाविता। एक जीन द्वारा 2 अथवा 2 से अधिक फिनोटाइपिक लक्षणों के निर्धारण की घटना को बहुप्रभाविता कहते हैं। So thank you everyone for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel. Thank you.